हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम नया टॉपिक करेंगे वेक्टर का। हमारा लेक्चर है नंबर 5। उस टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। देखो ध्यान से देखना, हमने पीछे एडिशन ऑफ वेक्टर्स या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, ये दो टॉपिक के थे। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, जिनका मतलब क्या था कि नंबर ऑफ वेक्टर्स हमारे पास है, नंबर ऑफ वेक्टर्स, और जितना इफेक्ट ये सारे वेक्टर मिलके बनाते हैं उतना ही इफेक्ट बनाने वाले एक सिंगल वेक्टर को हमने इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट बोला था। बेटा प्रीवियस वीडियोज में हम ये बात कर चुके हैं। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर्स इज दैट सिंगल वेक्टर which can produce the same effect as produced by all vectors combinedly, all vectors together। उस सिंगल वेक्टर को निकालने की प्रोसेस का नाम एडिशन ऑफ वेक्टर्स या टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, ये हम कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं एक सिंगल वेक्टर को नंबर ऑफ वेक्टर्स में स्प्लिट अप करना। यहां तो क्या था कि ये आर वेक्टर इस ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्टेंट है। यहां आपके पास ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर को आपको तोड़ना है, स्प्लिट अप करना है। जिन वेक्टर्स में आप इसको स्प्लिट अप करोगे कि भाई इस आर वेक्टर को आपने इन चार वेक्टर्स में स्प्लिट अप कर दिया, तो इस प्रोसेस को, एक वेक्टर को नंबर ऑफ वेक्टर्स में स्प्लिट अप करने की प्रोसेस को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। अरे इन चारों को मिला के एक बनाना, वो तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है। एक वेक्टर को नंबर ऑफ वेक्टर्स में स्प्लिट अप करना, देख लो ये पॉलीगन लॉ लग गया, पॉलीगन लॉ। तो इन वेक्टर्स को, जिन वेक्टर्स में हमने ये सिंगल वेक्टर को तोड़ा है, इन चारों वेक्टर्स को हम इस सिंगल वेक्टर के कंपोनेंट्स कहते हैं। कंपोनेंट्स कौन? जो वेक्टर्स मिलके उतना ही इफेक्ट बना दें जितना ये एक वेक्टर बनाता है, तो उन सारे वेक्टर्स को इस एक वेक्टर के कंपोनेंट्स बोलेंगे। इस एक वेक्टर को नंबर ऑफ वेक्टर्स में स्प्लिट अप करने का नाम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, और इन सारे वेक्टर्स को जोड़ के एक वेक्टर बनाना, इसका नाम एडिशन ऑफ वेक्टर्स है। बस और कुछ नहीं करना। हाँ, यूज किसका करेंगे? उन्हीं का, पॉलीगन लॉज का, ट्रायंगल या पैरेललोग्राम। अब इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ए सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, विच, कौन? वो सारे वेक्टर
which together produce the same effect as is produced by that single vector alone। ये सिंगल वेक्टर जितना इफेक्ट बनाता है उतना ही इफेक्ट ये सारे वेक्टर मिलके बनाए। तो इन सब को इस एक वेक्टर के कंपोनेंट्स बोलेंगे और इस एक वेक्टर को इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट बोलेंगे। These vectors in which a given vector is split up are called component vectors। बस बेटा एक बात तो ये। दूसरी बात कि we can split up this single vector। ये एक वेक्टर है, आप इसके कितने कंपोनेंट बना सकते हो? तो आप कहोगे भाई इंफिनिटी, कि वी कैन रिजोल्व दिस आर इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स। ऐसे मिलाते चले जाओ, ऐसे टेकन इन सेम ऑर्डर, देन लास्ट साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर gives their resultant। So these vectors are component of this vector or single vector। चलो एग्जाम्पल के लिए बस आप ये करोगे कि भाई इस डायग्राम में ये ABCD इस R वेक्टर के कंपोनेंट हैं और ये R वेक्टर इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। और आप ये कह सकते हो कि भाई ए सिंगल वेक्टर कैन बी स्प्लिट अप इन ए लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स in any direction। बेटा ये तो हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें आप ये डेफिनेशन लिख के ये डायग्राम बना दोगे बस, और ये कह दोगे कि भाई ये R इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट है और ये सारे वेक्टर्स इस सिंगल वेक्टर के कंपोनेंट हैं। और एक वेक्टर को आप लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स में स्प्लिट अप कर सकते हैं अगर वो हमें किसी टाइप की कोई कंडीशन ना दे, कि भाई आपको इसके अलोंग स्प्लिट अप करना है। अब इसका ए पार्ट करते हैं, रिजोल्यूशन का ए पार्ट स्पेशली इसके हम 3 पार्ट करेंगे। इसका ए पार्ट कह देंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू 2 कंपोनेंट वेक्टर अलोंग resolution of a vector into 2 component vectors along a given direction। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे मैं आपको ये कहूं कि भाई ये R वेक्टर है, एक R वेक्टर, इस R वेक्टर के 2 कंपोनेंट बनाओ, इस A वेक्टर की डायरेक्शन में और इस B वेक्टर की डायरेक्शन में। इस R वेक्टर के 2 कंपोनेंट बनाने हैं अलोंग A एंड अलोंग B। तो अगर मैं ट्रायंगल लॉ से सोचूं तो इस A के अलोंग
मुझे यहां से यहां तक आना पड़ेगा। कहां तक? ये नहीं कि भाई कहीं तक चला जाऊं ना, वहां तक कि जहां से बी के पैरेलल वेक्टर बना के इस पॉइंट पे जा सकें, ओ एस पे जा सकें। अब देख, ये वेक्टर तो ले लिया ए के अलोंग, ये वेक्टर ए के अलोंग, और फिर ये वेक्टर ले लिया यहां से बी के अलोंग, पर ये वेक्टर ओ जे ए वेक्टर के बराबर नहीं है। मान लिया ये 1.5 ए है, 1.5 ए, तो ए वेक्टर को 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन वही रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर बन गया 2b, इससे दुगना है 2b। तो यहां से आप ये लिख सकते हो कि भाई इस केस में r इक्वल टू 1.5a प्लस 2b वेक्टर के इस ओजे, चलो r इक्वल टू ओजे, ओजे किधर है? अलोंग ए, प्लस जेएस किधर है? अलोंग बी, और ये ओजे को 1.5 है, इसको भी लिख दिया। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो आप पेपर में ये चीज नहीं लिखनी, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है। एक बार और सुनो, ये आर वेक्टर है, इसको मुझे अलोंग ए वेक्टर और बी वेक्टर में स्प्लिट करना है। तो मैं इस ए वेक्टर को ऐसे नहीं ले जा सकता ना कि भाई मैं यहां ये लिख दूं कि मैंने ये 3a वेक्टर ले लिया, ले तो लेंगे, हो तो गया ये 3a, पर ये जो वेक्टर है ये बी के अलोंग नहीं है ना, इसका मतलब ये गलत हो गया ना कि नहीं ले सकते। जब हम इसे रिजोल्व करेंगे आर को, तो हमारी मजबूरी है कि हम इस आर को रिजोल्व दो डायरेक्शन में करेंगे, ए और बी के अलोंग। क्यों? उसने कहा है कि रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स अलोंग ए गिवन डायरेक्शन, ए और बी के अलोंग। तो बुक वाले ने इसे ले लिया बेटा एम ए, वेयर एम इज ए नंबर, स्केलर नंबर, और इसको ले लिया एन बी, और ये लिख दिया कि आर वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर। ये मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। यहां तो मैंने ये आपको लेंथ लेके बताया, नहीं तो भाई वैसे तो यही दिखाएंगे कि दिस आर वेक्टर, ये डायग्राम बना के और फिर ये बना दोगे कि दिस आर वेक्टर इज स्प्लिट अप अलोंग गिवन डायरेक्शन ए एंड बी एज शोन, एंड this resolution of R in a direction along A and B is unique। ये और दिक्कत है, ये और याद कर लेना, क्या? यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट्स, यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट्स of a single vector in a given direction, या ब्रैकेट में लिख दो along a vector and b vector, along a vector and b vector। अब इस यूनिकनेस का मतलब क्या है? यूनिकनेस का मतलब ये है
कि भाई जैसे हमने इस आर के ए और बी के अलोंग ये दो कंपोनेंट बनाए, तो अगर हम किसी और आदमी को कह दें कि भाई तू बनाइयो इस आर के कंपोनेंट अलोंग ए एंड बी, तो उसके भी यही कंपोनेंट बनेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था, इसके अलोंग वो 1.5 से ज्यादा थोड़ी ले लेगा, 1.5 ही लेने पड़ेंगे। इसके अलोंग 2 से ज्यादा थोड़ी ले लेगा। मतलब कोई भी आदमी इस आर के कंपोनेंट अगर ए और बी के अलोंग बनाएगा, तो चाहे 50 आदमी बनाए चाहे 100 बनाए, सबके कंपोनेंट यही आएंगे, अलग अलग नहीं आने, सब एक ही आएंगे। इस बात को हम कहते हैं यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए सिंगल वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन। अब इस बात का प्रूफ कर दिया बुक वाले ने कि भाई इसको प्रूव करो, कैसे करोगे। हम कहेंगे भाई हमने तो ये बनाए, एक दूसरे आदमी ने इसको m डैश ए और n डैश बी बना दिए, तो भाई वो भी लिखेगा तो यही कि r वेक्टर इक्वल टू m डैश ए वेक्टर प्लस n डैश बी वेक्टर एक ही कंपोनेंट के होते यूनिक हैं, पर हमने वो यूनिकनेस प्रूव करने के लिए एक बार इसके ये कंपोनेंट ले लिए, एक बार ये कंपोनेंट ले लिए। ये दोनों r और r बराबर है, इसलिए ये दोनों वेक्टर भी इक्वल होंगे। जब एक के ही कंपोनेंट है, एक ही वेक्टर के कंपोनेंट है, ये दोनों इक्वल रख दिए। अब इसको m माइनस m डैश ए ये n माइनस n डैश बी इक्वल टू 0। अब ना तो a 0 है, a 0 नहीं है, ना b वेक्टर 0 है, इसलिए m माइनस m डैश 0, n माइनस n डैश 0, सो m इक्वल टू m डैश, n इक्वल टू n डैश मीन्स these components means component of vector r along a and b is unique। मतलब r के कंपोनेंट a और b के अलोंग यूनिक है। क्यों? हमने प्रूव कर दिया m m डैश n n डैश बराबर ही तो है। ये आर्टिकल आपके होम एग्जाम में आने के चांस होते हैं। एक बार शुरू से रिवाइज करो। उसने हमें कहा कि r वेक्टर के कंपोनेंट बना a और b के अलोंग। हम यहां से चले, a के अलोंग हमने n a ले लिया, b के अलोंग n b ले लिया। ये n a और n b r के कंपोनेंट हो गए, r इनका रिजल्टेंट हो गया ट्रायंगल लो से। ये बात लिख ली। फिर उसने ये कहा कि भाई आल्सो प्रूव दैट दीज कंपोनेंट्स आर यूनिक। वैसे यूनिक नहीं होते। वैसे तो अगर मैं आपको ये कहूं कि इस R के कंपोनेंट बना, तो आप पता नहीं कितने बना के रख दोगे अलग अलग तरीके से कि ये सारे कंपोनेंट हैं भाई। पर अगर वो ये कहे कि भाई मुझे
ए और बी के अलोंग चाहिए बस, तो हम कहेंगे कि भाई गिवन डायरेक्शन में तो ए और आर को ए और बी के अलोंग एक यूनिक मेथड से ही रिजोल्व किया जा सकता है, बाकी से नहीं। ये हो गया बेटा ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स इन ए टू कंपोनेंट वेक्टर्स, चलो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू कंपोनेंट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर in a plane। पहली बात तो देखो, ये हमने एक्स एक्सिस ली, एक्स एक्सिस, ये हमने वाई एक्सिस ली, ये हमारा ये ओरिजिन हो गया। तो ये जो हमारा बोर्ड है ये एक्स वाई प्लेन बन गया। ये बोर्ड क्या बन गया? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में एक हमारा ये वेक्टर है ओपी, ओपी वेक्टर। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा एक्स और वाई, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, और ये वेक्टर बन गया ओपी। उसने आपको ये कह दिया कि रिजोल्व दिस ओपी, रिजोल्व द वेक्टर ओपी, ओपी इनटू टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स इन ए प्लेन along x axis and along y axis, along x axis and y axis। तो देखो यहां से मैंने ये वेक्टर लेके x एक्सिस के अलोंग, यहां से एक ये परपेंडिकुलर डाल लिया, इसको लिख दिया m पॉइंट, और ये p पॉइंट है ही। तो ट्रायंगल लो से एक लाइन बनी कि दिस OP वेक्टर इक्वल टू OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। हमने इस OP वेक्टर को OM वेक्टर और MP वेक्टर में रिजोल्व कर दिया। अब दूसरी बात, जो ये दो कंपोनेंट है, इफ, याद करना ये बात, इफ टू और मोर कंपोनेंट्स, टू और थ्री कंपोनेंट्स, मोर नहीं, टू और थ्री कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then these components called, these components are specially called rectangle components। एक ये बात याद करनी है कि भाई जो अब तक हमने कंपोनेंट लिए थे, उन कंपोनेंट पे ये कंडीशन नहीं थी कि भाई ये कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पर इसमें ये कंडीशन है कि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए इन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगल कंपोनेंट्स बोलेंगे। तो ये OM और OP क्या हुए? OM एंड MP, सॉरी, ये दोनों हमारे रेक्टेंगल कंपोनेंट्स हुए। एक बात। अब दूसरा,
ये आपको पता है कि भाई ये जो कंपोनेंट है ना बेटा, ध्यान से सुनना, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आर वेक्टर है, इसके मैंने यहां पे कोऑर्डिनेट ले लिए। तो ये जो ओ एम है इसकी लंबाई एक्स है और इसकी लंबाई वाई है, वाई। ये आपने 10वीं के मैथ में किया हुआ है। इसको अलग से आप एक नोट डाल सकते हो कि भाई जब किसी प्लेन में हम कोई पॉइंट ले लें, उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ले लें, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस लेंथ ऑफ, ये अलग से लिखना है नोट में, इसके साथ कोई मतलब नहीं इसका। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट, वाई। पर ये सिर्फ प्लेन में है, प्लेन में, बाकियों में नहीं। कभी स्पेस में भी ले लो ना, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पी पॉइंट, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसकी लंबाई वाई है। दूसरा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस दैट इज एक्स। यहां से इस वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, इसे एक्स बोलेंगे। अरे ये 10th के मैथ में डेफिनेशन है, ध्यान से देख लेना। एक प्लेन है, प्लेन में पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो कोई कहते कि एक्स को डिफाइन करो, तो आपको पता है ये लंबाई एक्स है, एक्स ये लंबाई, पर डेफिनेशन क्या दोगे कि एक्स इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये भी वाई है, पर ये वाई है, ये भी वाई है, तो डेफिनेशन वाई की क्या होगी? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आसान सी बात है, वो यहां पे ले लिए। तो अब इस ओपी वेक्टर को, ओपी वेक्टर को क्या लिख दूं भाई? ये तो हो गया अलग से। अब अलग से ही आपको ये 3 बात याद करनी है। यूनिट वेक्टर में जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यूनिट वेक्टर करवाया, उस टाइम स्पेशल बताया था आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये दोबारा याद कर लेना, हमेशा स्टैंडर्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को जे कैप लेते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को के कैप लेते हैं। तो यहां से ओपी वेक्टर इस ओ एम की लंबाई इंटू आई यूनिट वेक्टर। अगर तुम्हें ध्यान हो, मैंने यूनिट वेक्टर में करवाया था कि अगर मैं इस आई को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये पता चल गया कि इस वेक्टर की लंबाई 5 है और इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसकी लंबाई मैंने OM ले ली, डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, आई कैप लगा दिया, प्लस MP जे कैप, thus OP वेक्टर इक्वल टू कैन बी रिटर्न एज XI प्लस YJ इन ए प्लेन, इन ए प्लेन। ध्यान से सुनो,
resolution of a vector into two component vector perpendicular to each other in a plane। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब कुछ बुक्स इसको ऐसे लिख देती हैं। ये तो हो गया बेटा कंप्लीट। अब मैं इसकी दूसरी बात बता रहा हूं। कुछ बुक्स क्या करती हैं, इसको आर ये वेक्टर लेके, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओ एम, ये एम पी, ये आर, तो वो लिख देती हैं कि ओ पी इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर, और इस ओ एम को वो आर एक्स आई ले लेती हैं, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। इन बातों में कोई अंतर नहीं। तुम्हें मेन बात यहां ये लेनी पड़ेगी कि भाई ये एक्स क्या है, एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा कंपोनेंट बना उसकी लंबाई एक्स है। चाहे इसको मैं आर एक्स ले लूं, चाहे आर वाई ले लूं, सॉरी आर एक्स ले लूं चाहे एक्स, आर वाई ले लूं चाहे वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। बस अब इसमें आपको मेन बात ये है बेटा कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई यू हैव ए वेक्टर आर दैट इज 5i प्लस 6j, 5i प्लस 6j, इसका मतलब पहली बात आप ये कहोगे कि ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। दूसरी बात आप ये कहोगे कि इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग 5 है, 5, और वाई एक्सिस के अलोंग 6 है, इसलिए इस आर वेक्टर के कंपोनेंट 5i प्लस 6j हो गए, 5i प्लस 6j हो गए। तीसरी बात, कोई कहे कि इस वेक्टर की लंबाई निकालो, ये न्यूमेरिकल देख लेना अच्छी तरह। पहली चीज, अगर आपको ध्यान हो, कोई आपसे ये पूछने लगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप वेक्टर, तो बता चुका हूं मैं बहुत अच्छी तरह कि जो यूनिट वेक्टर है उसकी लंबाई 1 होती है हमेशा। बस ये ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है और जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1। अब इसमें बताओ, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी वो ये कह दे कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू 5i प्लस 6j, तो आपको कहना है कि भाई आर वेक्टर इक्वल टू ऑलवेज आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर अंडर रूट, या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर रूट, कुछ भी एक ही बात है, क्योंकि ये आर एक्स कोई तो 5 लिया था हमने,
तो r का कंपोनेंट कितना बनेगा, r की लंबाई 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट 25 प्लस 36 अंडर रूट 61 अंडर रूट। ये आपके आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इस बात के बगैर आगे फिजिक्स नहीं होगी। अगर आप ये ही ना बता पाओ कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो नहीं पॉसिबल है बिल्कुल भी। अब थर्ड बी हो गया, ये थर्ड, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू 3 रेक्टेंगल 3 components perpendicular to each other in a space। ये बहुत मुश्किल है बेटा। एक वेक्टर को रेक्टेंगल कंपोनेंट में बदलना है, मतलब we have to find out 3 रेक्टेंगल कंपोनेंट्स। रेक्टेंगल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो आपस में परपेंडिकुलर हो। 3 रेक्टेंगल कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये 3 कंपोनेंट लेने, एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट लेने हैं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। टफ है बेटा बहुत, पर पहले ध्यान से ये देखो कि ये हमने ले ली x एक्सिस, ये ले ली हमने y एक्सिस, y, और ये हो गई हमारी z एक्सिस। मजबूरी है। ये z एक्सिस ये है भाई, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। कौन, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तीनों परपेंडिकुलर। इसमें हमने यहां एक पॉइंट लिया, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x, y और z, x, y और z। तो पहली बात तो x की डेफिनेशन भाई, x की डेफिनेशन, वहां पे x की डेफिनेशन क्या थी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन y एक्सिस, यहां पे क्या कहोगे, x इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from the point on YZ plane। अरे ये मजबूरी है, ये 3D पिक्चर है जो आप मैथ में करोगे बहुत अच्छी तरह। 3D पिक्चर मैथ में करोगे बेटा आप बहुत अच्छी तरह इस चीज को। यहां तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको, ये मेरे पास एक ये था बोर्ड सा, इससे समझाने की। देखो ये है, ये हमारी, देख ये 3 एक्सिस हो गई, एक ये एक्सिस, एक ये एक्सिस, एक ये एक्सिस, तीनों परपेंडिकुलर है, तीनों परपेंडिकुलर है। ये देखो ये जो है हमारा ये YZ प्लेन, ये बेटा ये है YZ प्लेन, ये वाला, ये है हमारा XZ प्लेन। टफ है ये, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ध्यान से देखो,
ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये पॉइंट मजबूरी में हमने यहां लगाया, नहीं तो ये पॉइंट यहां है, यहां। जैसे ये देख, ये ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाली हमारा पॉइंट यहां है, यहां। पर हमें लिखना तो यहीं पे पड़ा ना, पॉइंट यहां है। अब यहां से ये कौन सा प्लेन है, ये वाला, ये वाई जेड प्लेन, ये वाला। ये प्लेन कौन सा, एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन एक्स जेड प्लेन। आपका पॉइंट कहां है, पॉइंट यहां है, यहां पे, यहां पे। पर यहां लिखना पड़ा। अब यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, इसके ऊपर, तो इस परपेंडिकुलर को आप यहां नहीं छोड़ सकते। इस परपेंडिकुलर को अगर आप यहां छोड़ दोगे, किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये हो जाएगा ना कि भाई ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे है ना। एक किस्म से इस पॉइंट को हम यहां पे ले गए। ध्यान से बेटा, ये प्लेन है आपका वाई जेड प्लेन, यहां पॉइंट है, यहां से ये परपेंडिकुलर डाला, ये इसकी लंबाई x है। अब y क्या बोलोगे, y लेंथ तो परपेंडिकुलर, लेंथ तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन y है एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन कौन सा है, ये वाला, ये एक्स जेड प्लेन है। पॉइंट यहां है, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो इस पे थोड़ी छोड़ दोगे, इस पे ले जाओगे। ये इसका नाम, चलो इसका नाम P कर दो, इसका नाम Q, P तो ये है भाई, इसका नाम S ले लो। तो यहां से ये परपेंडिकुलर कोण डाला PS, ये परपेंडिकुलर कोण PQ, इसकी लंबाई कितनी X, इसकी लंबाई कितनी Y। अब Z बनाओ, Z क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन XY प्लेन, XY प्लेन। अब XY प्लेन कौन सा है बेटा, ये है XY प्लेन, ये वाला। और यहीं पे हमें पॉइंट बनाना पड़ा, पर एक्चुअल में पॉइंट यहां है। तो यहां से ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो इससे आपको ये ऐसे ले जाना है, ऐसे कि ये परपेंडिकुलर हो गया SQJ, जे ले लिया, क्या नाम, PJ। कोई बात नहीं। अब बोलो क्या किया हमने, स्पेस लिया, स्पेस, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक ये जेड एक्सिस, ये रही, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस। आपका पॉइंट यहां है, यहां। इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर x, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर y, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर z। ये x, ये y, ये z, खत्म बात। अब मिलाओ, देखो इस कमरे को पूरा करो, इसको यहां से ये मिला दो परपेंडिकुलर, इसकी y तो इसकी लंबाई भी y, यहां से इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर, देख लो
ये जो यहां से इस पे परपेंडिकुलर गया था ना, यहां से ये लंबाई y ही तो है और x एक्सिस पे रुक गई, यहां से इस z पे लंबाई y ही तो है। समझ आ गई ना बेटा अच्छी तरह। अब इसकी ये z, इसको यहां से परपेंडिकुलर ये x, ये z, ये z, ये x, बताओ हो गया कंप्लीट। ये रूम कंप्लीट हो गया एक। जैसे ये बताया था मैंने अभी, यहां से ये नॉर्मल, ये भी, ये सेम, ये सेम, ये सारे इक्वली तो आ गए ना बेटा। अब ये जो OP है, OP, ये आपका डायगोनल है इस कमरे का। अरे ध्यान से देखो, देखो ये जिस कमरे में सपोज आप बैठ के पढ़ रहे हो, ये उस कमरे का फर्श है, फर्श। ये उस कमरे की छत है, ये एक दीवार है, ये दूसरी दीवार है, एक ये दीवार है ये वाली, और एक ये नीचे पीछे वाली। इसमें आपने ये OP वेक्टर ले लिया, OP वेक्टर लेट इक्वल टू R वेक्टर। तो पहले तो क्या किया बेटा, ध्यान से देखना, ये OP, इसका नाम क्या था, S J Q A B C, ये P, सारे हो गए, ये O। अब देख ध्यान से, ये जो लंबाई है ना, ये फर्श पे, ये भी x है, ये y है, और ये ऐसे परपेंडिकुलर है। तो इस OQ वेक्टर को ध्यान से बेटा, OQ वेक्टर इक्वल टू क्या भला, OQ वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AQ वेक्टर, कैसे भी लिख दो, OA वेक्टर प्लस AQ वेक्टर इक्वल टू OQ है ये, इक्वल टू OA वेक्टर XI प्लस ZK, because K is the unit vector along Z axis। अब यहां देख, ये OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर, सॉरी OP वेक्टर। अब इस OP वेक्टर को OQ की जगह क्या लिख दूं, ये XI प्लस ZK प्लस QP, और QP क्या है बेटा, QP y एक्सिस के अलोंग है, इसलिए XI प्लस YJ प्लस ZK, these are the three component of a vector OP in space, अच्छी तरह रिवाइज करना बेटा इसको। अब अगर कोई आपको ये कहे कि इस OP वेक्टर की लेंथ निकालो, OP वेक्टर की लेंथ, तो OP वेक्टर किसके बराबर है, XI
वाई जे प्लस जेड के, वेयर x is the length of component along x axis, y is the length of component along y axis, z is the length of component along z axis। तो इस OP वेक्टर मतलब r की लंबाई कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये इस वेक्टर की लेंथ हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन कि अगर कोई आपको ये कह दे कि ए वेक्टर 3i प्लस 4j फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, find its magnitude and unit vector of A, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वेक्टर ये है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो आप सबसे पहले यहां से सॉल्यूशन में ये लिखोगे कि ए वेक्टर इज 3i प्लस 4j, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मॉडुलस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 16 25 इक्वल टू 5। ए का मैग्नीट्यूड 5 आ गया बेटा। अब इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो इस ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड मतलब ए से डिवाइड कर देंगे। ए यूनिट वेक्टर आ जाएगा 3i प्लस 4j बाई 5। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। Second question, find the length of a vector, if a equal to I plus j plus k, ये एक वेक्टर a है, इसका मतलब ये स्पेस में है, तीनों है ना। उसने कह दिया फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड and unit vector, find its magnitude and unit vector। तो पहला काम सॉल्यूशन में a इक्वल टू i प्लस जे प्लस के। बच्चे क्या करते हैं, i का स्क्वायर नहीं लेना, i के साथ जो वैल्यू है ना उसका स्क्वायर लेना है। यहां पे 1 का स्क्वायर j का स्क्वायर नहीं होता, ना k का स्क्वायर होता, इक्वल टू √3। सो a का यूनिट वेक्टर, a वेक्टर बाई a का मैग्नीट्यूड i प्लस j प्लस k बाई √3। देखो ये टॉपिक जो मैंने आज करवाया है आपको पूरे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह रिवाइज करना बेटा। थैंक यू।